यूजीसी नेट पेपर 2 इकाई 4 हिंदी साहित्य इकाई 4 भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि हिंदी नवजागरण। नवजागरण से तात्पर्य एक नई विचार से है जिसके कारण देश में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक बदलाव लाया जा सके। किसी देश या समाज की वैचारिक सुषुप्ति, सोने की अवस्था का अंत, जागरण का नवीनतम रूप ही नवजागरण है। नवजागरण के लिए प्रायः कई पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, नवजागृति आदि। यूरोप में 14वीं सदी से 17वीं सदी तक होने वाले सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने नवजागरण की भूमिका निभाई। हिंदी में पहली बार 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन के इतिहासकारों ने रेनेसां नाम दिया है। रेनेसां अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। इसी रेनेसां के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नवजागरण शब्द का प्रयोग किया है। पुनर्जागरण में दोबारा जागृति का भाव है, नवजागरण में नई जागृति का भाव है। भारतीय नवजागरण की शुरुआत बंगाल से हुई थी। बंगाल के जमींदार परिवार में जन्मे राजा राम मोहन राय इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानडे द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध केवल लोगों को जागरूक ही नहीं बनाया बल्कि कानून द्वारा प्रतिबंध के लिए प्रयास किए और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया। इसी तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह को कानूनी स्वीकृति मिली, बाल विवाह पर रोक लगाए गए और विवाह की उम्र भी तय की गई। नवजागरण के आंदोलन ने अनमेल विवाह को कुछ हद तक रोकने में सफलता पाई थी। जाति प्रथा का विरोध भी एक मुख्य मुद्दा उपस्थित हुआ। समाज के एक वर्ग को दलित समझकर उसके साथ छुआछूत का व्यवहार कर उन्हें मानव अधिकारों से वंचित किया गया। इस सोच का प्रभाव स्वयं दलित जाति के लोगों पर भी दिखाई पड़ने लगा। इसमें महाराष्ट्र के ज्योतिबा फूले का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर जन जागरण का काम किया। दूसरा महत्वपूर्ण नाम केरल के नारायण गुरु का है, जिन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और आधुनिक शिक्षा के विकास पर बल दिया। तमिलनाडु की द्रविड़ आंदोलन ने भी विभिन्न जातियों के उत्थान के लिए जन जागृति का कार्य किया। नवजागरण के अग्रदूतों ने दूसरा महत्वपूर्ण काम शिक्षा का प्रचार किया। इसके लिए नए तरह के संस्थान स्थापित किए गए। स्त्री शिक्षा प्रदान करने के लिए लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। इस क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महाराष्ट्र के ज्योतिबा फूले का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फूले ने सत्य शोधक मंडल नामक सामाजिक संस्था को स्थापित किया। नवजागरण के दौरान कई पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की गई। नवजागरण ने मानव जीवन को केंद्र से हटाकर मानव और उसके लौकिक हितों को केंद्र में रखा। यह एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु था। नवजागरण आंदोलन के कारण जो नवीन चेतना जागृत हो रही थी उसने साहित्य पर भी गहरा प्रभाव डाला। इस दौर के लेखकों ने भारत की आधुनिक भाषाओं में नवजागरण के दौर के सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को अपने साहित्य का विषय बनाया। पश्चिमी साहित्य के संपर्क में आने से प्रेस की स्थापना ने साहित्य में गद्य की नई विधाओं से उपन्यास, कहानी, निबंध आदि में रचना करने की प्रेरणा दिया। नाटक की पुरानी विधा जो मध्य युग में शिथिल पड़ गई थी उसका पुनरुद्धार हुआ। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजरा उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण कहते हैं तो कुछ पुनरुत्थान।
कुछ अन्य इसे नवजागरण भी कहते हैं। ये सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। नवजागरण का अर्थ है नए तरीके से जागना। इसमें निहित है कि पहले भी हम जगे हुए थे, मगर अब जागने की दृष्टिकोण को बदलना होगा। यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम व हिंदुत्व की टकराहट नहीं मानती और न ही उसे अंधकार या पतन का काल मानती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे चिंतकों ने 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों की व्याख्या हेतु इसी शब्द को उचित माना है। नवजागरण एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकरा कर नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करती है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है उनमें अतीत की स्मृतियां भी नवजागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है। शेष समाजों में अन्य संस्कृतियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना नवजागरण का कारण बनता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियों तो एक दूसरे की अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहती है और अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहती है। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है। भारतीय इतिहास में इस तरह के दो जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला जागरण मध्यकाल, जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ तब इस्लामी संस्कृति समता मूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी, जबकि भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमता मूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थी। इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण का उदय और सामाजिक संस्कृति उत्पन्न हुई। संस्कृतियाँ पहले टकराती है, फिर तटस्थ होती है और अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर घुल मिल जाती है। घुलने मिलने का यही स्तर सामाजिक संस्कृति को जन्म देती है। दूसरा नवजागरण यह 19वीं शताब्दी से संबंधित है, जहाँ पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति की टकराहट भारतीय संस्कृति से हुई। अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों के जरिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बनता चला गया। मुगलों के पराभव ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को कमजोर कर दिया, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। मुगल, मराठा, सिख आदि सत्ताओं के पराजय से देश का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का गुलाम हो गया। अंग्रेजों की नीतियों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों व प्राच्य संस्कृति को हेय समझने वाले अधिकारियों आदि ने भारतीयों के सांस्कृतिक गौरव को आघात पहुंचाया। अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक नीतियों के तहत जमीन का नया बंदोबस्त किया। इससे अपने आप में सिमटे हुए गांवों की जड़ता टूटी। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए और प्रगति का एक नया मार्ग मिला। यातायात के नए साधनों से व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे हमारे आवागमन की गति में तेजी आई। प्रेस के आने के कारण विचार विनिमय में सुविधा हुई। विचारों की स्वतंत्रता का द्वार उन्मुक्त हुआ। यह नवजागरण ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि बना। भारतीय समाज की रूढ़िवादी व धार्मिक संकीर्णता ने भी स्वयं यहाँ के एक वर्ग को सोचने पर मजबूर कर दिया। निस्संदेह अंग्रेजों की शिक्षा नीति औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत ही थी, परंतु इसने दो संस्कृतियों की टकराहट के बीच आधुनिकता के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक भाव बोध की संगठित अभिव्यक्ति नवजागरण के माध्यम से हुई। विश्व चिंतन की तमाम आधुनिक स्थापनाएं पहली बार नवजागरण के माध्यम से 19वीं सदी में अभिव्यक्त हुई। नवजागरण सबसे पहले बंगाल में घटित हुआ। प्लासी का युद्ध के बाद 1757 ईस्वी में ही बंगाल अंग्रेजों के अधीन होकर उनके विकसित पूंजीवादी संस्कृति, शिक्षा, साहित्य के संपर्क में आ चुका था। स्वाभाविक है कि बंगाल को इसका लाभ मिला। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, नवजागरण परंपरा और संस्कृति और को वैज्ञानिक तर्क विधान व सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना है। इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ा। यही कारण है कि भारत में नवजागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव
विविध सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में देखा जा सकता है। ये आंदोलन बुद्धि व तर्क पर केंद्रित थे, आस्था व कोरी भावुकता पर नहीं। इन्होंने भारतीय समाज में नारी व निम्न जातियों की शोचनीय स्थिति का जमकर विरोध किया। जहाँ सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या जैसे विरोधी परंपराएं व्याप्त थी, वहीं निम्न जातियों को छुआछूत व सामाजिक आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ा था। इसके अलावा बाल विवाह, दास प्रथा आदि प्रथाओं का भी प्रचलन था। समाज में व्याप्त सभी बुराइयां धार्मिक संरचना से जुड़ी हुई थी, इसलिए भारतीय संरचना में परिवर्तन लाने के लिए धार्मिक ढांचे में परिवर्तन लाना जरूरी था। समाज सुधारकों ने धर्म का मानवतावादी और उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इन आंदोलनों का उद्देश्य सुधारात्मक परिवर्तन था, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं। इन आंदोलनों के तरीके में लोगों को जागरूक करना, सामाजिक कार्य करना, विधि कानून के माध्यम से सुधार करना शामिल था। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनके प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए महती भूमिका निभाई। दयानंद सरस्वती ने धार्मिक कर्मकांडों का जमकर विरोध किया। वे वेद के इतर हिंदू धार्मिक पुस्तकों को खारिज कर दिए। इन्होंने नारी व निम्न जातियों के शोषण का विरोध किया तथा हिंदी भाषा के पक्ष में बहुत योगदान दिया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जाति उत्पीड़न के विरोध में आवाज़ उठाई। सभी समाज सुधारक कर्मकांड विरोधी, आधुनिक शिक्षा और पुरानी परंपराओं के समर्थक और सामाजिक अत्याचार के विरोधी थे। भारतीय नवजागरण से संबद्ध महापुरुषों ने अपनी अस्मिता की प्रतिष्ठा तथा जनता में जागरूकता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण किया। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का सहारा लिया। विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद का, तिलक और गांधी ने गीता का। इसके आधार पर उन्होंने धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, बाह्य आडंबर, जाति पाति का जमकर विरोध किया। स्पष्ट है कि उनके विचारों को नई शिक्षा देने का कार्य अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा तत्कालीन समाज की ज्वलंत समस्याओं ने किया। नवजागरण का प्रभाव। नवजागरण के आधुनिक भावबोध ने लोगों को जागरूक किया। लोगों ने अंग्रेजों के उत्पीड़न को समझा। किसानों ने अपनी दुर्दशा का कारण केवल जमींदारों को मानना छोड़कर अंग्रेजों के नीतियों को माना। यही कारण है कि 20वीं सदी में ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। अंग्रेजों ने भारत का शोषण आर्थिक संदर्भ में आरंभ किया। शिक्षा और आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लैस दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की पोल खोली। लोगों को अपने अधिकार समझ में आने लगे। कई पत्र पत्रिकाएं निकालकर विचारों को अभिव्यक्त किया गया। इससे नवजागरण का प्रभाव फैलता चला गया। कई संस्थाओं की स्थापना हुई। इन्होंने भारत के राजनीतिक सामाजिक अधिकारों की मांगों को रखना शुरू किया। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी इस क्रम में महत्वपूर्ण थी। लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के अर्थों को समझा और इन्हीं मूल्यों पर भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई भी लड़ी गई। इन सब का परिणाम था कि 20वीं सदी के आरंभ से ही राष्ट्रवाद की जो अवधारणा मुकम्मल रूप लेने लगी थी, उसने आगे के स्वतंत्रता समर का मार्गदर्शन किया। भारतीय संदर्भ में इस आधुनिकता से परिपूर्ण राष्ट्रवाद के उदय को सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। स्वदेशी की मांग और स्वदेशी आंदोलन में इस नवजागरण का पहला परिपक्व रूप देखा जा सकता है। आगे के तमाम आंदोलन संवैधानिक सुधारों और देश की आज़ादी में नवजागरण की इन्हीं विशेषताओं का योगदान था, जिसने तर्क, वैज्ञानिकता, स्वदेशी राष्ट्रवाद अवधारणाओं को भारत में प्रस्थापित किया।
नवजागरण मात्र सांस्कृतिक, सामाजिक या धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता के शोषण के विरुद्ध विद्रोह भी था। इसलिए भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। आरंभ में यह जागरण सामंत विरोधी था और काफ़ी हद तक अंग्रेजियत का शिकार था। धीरे धीरे यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और गुलामी के विरोध का रूप ग्रहण करने लगा। विशाल भूभाग पर जनसंख्या के कारण हिंदी क्षेत्र का नवजागरण महत्वपूर्ण है। हिंदी नवजागरण का आरंभ सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। हिंदी नवजागरण बंगाल महाराष्ट्र के नवजागरण से मूलतः भिन्न नहीं होकर अपने आरंभ में दृष्टिकोण व तेवर को लेकर भिन्न हो गया। बंगाल का नवजागरण सांप्रदायिक व क्षेत्रीय दृष्टिकोण से समग्र नहीं हो सका तथा महाराष्ट्र में जातीय संदर्भ बने रहे, परंतु भारतेंदु मंडल में संकीर्णताएं नहीं थी। भारतेंदु का प्रसिद्ध निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसका प्रमाण है। आत्मचेतस के जिस भाव की अभिव्यक्ति संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, उसका केंद्रीय भाव सांस्कृतिक अस्मिता से संबंधित है। भारतेंदु ने इस आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया है। हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में देखा जा सकता है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम, भारतेंदु युग, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन और महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नवजागरण पर बंगाल और महाराष्ट्र के नवजागरण, अंग्रेजी पश्चिमी ज्ञान एवं आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान और पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका नहीं मानी है। हिंदी जाति की अवधारणा। मीर भारतेंदु, डॉक्टर इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, फ्रेडरिक पिंकेट आदि के चिंतन में हिंदी जाति की अवधारणा किसी न किसी रूप में मौजूद है। रामविलास शर्मा ने पहली बार इस अवधारणा को एक व्यवस्थित आकार दिया। उन्होंने भारत को बहुजातीय राष्ट्र बताते हुए हिंदी भाषियों को भी बंगला, तमिल, मराठी आदि जातियों की तरह एक जाति माना। उन्होंने लिखा है, इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति भी हिंदी भी है। इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रीयता सुदृढ़ नहीं हो सकती। उनकी महत्वपूर्ण स्थापना है कि हिंदी का जातीय विकास 13वीं-14वीं सदी में खुसरो की खाली कबारी, खड़ी बोली की रचनाओं से शुरू हो जाता है। उन्होंने हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के 2 हिस्से किए। एक को लोक जागरण और दूसरे को नवजागरण कहा। पहला चरण जातीय निर्माण का आंदोलन था। यह दौर व्यापारिक पूंजीवाद का था। भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण का ही काव्य है। रामविलास शर्मा के शब्दों में, भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का विकास है। रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सर्वप्रथम नवजागरण शब्द का प्रयोग किया तथा 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से नवजागरण की शुरुआत मानी। हिंदी नवजागरण की समस्याएं। एक समय के बाद सांप्रदायिकता की समस्या इसमें आई। इसका कारण अंग्रेजों की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी। 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसका प्रमाण है। हिंदी उर्दू विवाद ने न केवल भाषा में खाइयाँ पैदा की, बल्कि भाषा की समस्या को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को भी बढ़ाया। बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी हिंदी नवजागरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है, जिसमें एक ओर भारतीय सामासिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान और मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसका आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर था। उसके पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, इह लौकिक मानसिकता थी।
समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे। इन दोनों की टकराहट से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा व भौतिकता सीखी तो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित हुई। साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति। किसी साहित्य में नवजागरण की चेतना कुछ विशेष रूप में दिखाई पड़ती है। ये इस प्रकार है। आत्म मूल्यांकन का भाव नवजागरण का केंद्रीय भाव है, क्योंकि दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर समाज उसकी तुलना में आत्म मूल्यांकन करता है। इसके साथ साथ आत्म आलोचना तथा आत्म परिष्कार जैसी मानसिकता भी नवजागरण में अनिवार्य रूप से पनपती है, क्योंकि अपनी कमियों की पहचान कर चोट करना तथा कुछ नई चीज़ों सीखना इस स्थिति में स्वाभाविक होता है। अपने अतीत के प्रति रोमानी बोध भी नवजागरण में सामान्यतः दिखता है, क्योंकि समाज को रचनात्मक प्रेरणा देने के लिए ऐतिहासिक या मिथकीय प्रसंग बेहद कारगर भूमिका निभाते हैं। यहाँ इतिहास तटस्थ रूप में नहीं आता, बल्कि एक आदर्श तथा रोमानियत भरे रूप में प्रयुक्त होता है। जो संस्कृति हमारे समक्ष उपस्थित है, उसके सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करने की चेतना नवजागरण में काफ़ी प्रमुख होती है। 19वीं सदी के नवजागरण में यूरोपीय संस्कृति के जिन तत्वों का प्रभाव दिखता है, वे है वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा, आधुनिक और इहलोकवादी दृष्टिकोण, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व जैसे सामाजिक राजनीतिक आदर्श इत्यादि। जहाँ जहाँ साहित्य में ये तत्व नजर आते हैं, वे सभी बिंदु नवजागरण के रूप में देखे जाते हैं। रामविलास शर्मा। आशा करता हूँ कि मेरा यह छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि।